ऑनलाइन गेमिंग या इस तरह की जो घटनाएं, क्रिप्टो करेंसीज या इलीगल टेंडर, इस तरह की जो बातें हो रही हैं और वो सब नेट के माध्यम से हो रहा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट या पब्लिशर के गाइडलाइन को बदलने के लिए कोई प्रयास करेगी? माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये बात सच है कि जो इस इंटरनेट की दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल मेथड भी होता है जिससे कि बहुत सारे लोग अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज को डार्क वेब पे ले जाते हैं। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूंगा कि भारत की जितनी भी साइबर क्राइम से रिलेटेड एजेंसीज हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकारों के प्रयास हो, चाहे इंटरनेशनल बॉडीज के प्रयास हो, इन सब का कोऑर्डिनेशन होने से एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट भी आया है। और मैं बताना चाहूंगा कि जहां 2022 में मात्र 24 के आसपास बेटिंग और गैम्बलिंग की वेबसाइट्स को बैन किया गया था, वो 2022 में मात्र 14 के आसपास जहां हो पाई थी, वहां 2024 में आते आते 1097 जो बेटिंग और गैम्बलिंग की साइट्स है उसको ब्लॉक किया गया है। प्रयास कंटिन्यूसली जारी है इसमें, और इसमें बहुत ही कोऑपरेशन भी दुनिया भर का मिल रहा है। और एक सोसाइटी में भी माननीय अध्यक्ष जी, एक आज जागृति आ रही है कि सोसाइटी में जो साइबर वर्ल्ड के पॉजिटिव्स हैं वो तो लेना चाहिए हमें, लेकिन जो साइबर वर्ल्ड के जो नेगेटिव्स हैं उससे सोसाइटी को बचाना भी चाहिए। और उसमें अपना जो रिसेंटली पास्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसका भी अपना एक वैल्यू है, उसका रोल है, टेलीकॉम एक्ट के कारण भी उसका एक बेनिफिट मिला है। तो ओवरऑल एक अच्छा फ्रेमवर्क भी लीगल बनता जा रहा है। श्री M.K. Raghavan. Sir, has pointed out there has been a massive increase in the number of online gaming users, especially students and youngsters across the country. This has led to the deep psychological impact on their physical and mental health, even leading to criminal activities like murder. Sir, my question to Honorable Minister is whether online video games have become a hunting ground for online drug cartels. If so, details thereof. And what steps are being taken to prevent violent interactive online games and its total ban in the country? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, as I have informed right in the beginning of this entire discussion, that online gaming, this entire subject has the complexity between the state as well as the center. As per the article, as per the constitutional arrangement, legal provisions have to be made by the state government on betting and gambling. That's why this complexity leads to the current situation, and some of the states have started taking a lot of initiatives on this as per the constitution. So I'll request honorable member to understand this complexity and also work with the state government. What we can very clearly say is, whenever any instance is coming to the notice of the central government, whether it is coming from the states or coming from the law enforcement agencies or coming from international agencies or found suo moto, we have taken action. And that is why I am saying in 2024 alone, we have banned 1097 sites, we have basically blocked 1097 betting and gambling sites. श्री कीर्ति आजाद. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये ऑनलाइन गैम्बलिंग मतलब जुआ ही होता है, इसको अंग्रेजी में नाम ऑनलाइन गैम्बलिंग दिया है। माननीय मंत्री जी का मैं जवाब सुन रहा था, अच्छा लगा। कुछ एक चीजें जानना चाहता था, उन्होंने कहा ऑथराइज या अनऑथराइज। गैम्बलिंग होता है, ऑथराइज्ड हो या अनऑथराइज्ड हो। लगभग 20 साल पहले सिंगल डिजिट लॉटरियों को बंद कराया गया था, उसकी बहुत बड़ी यहाँ पर मुहिम चली थी, उसके बाद ही हो पाया था। आजकल हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया के अंदर भी स्पॉन्सर्स हैं जो कहते हैं कि आप टीम बनाइए और पैसे कमाइए। ऐसे में अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अनेकों लोगों ने पैसा जो मैं चुका पाए आत्महत्या कर ली, घर में ज्वेलरी माँ की चोरी की, उसको बेचा,
हत्याएं की, इसको लेकर हमारे जो युवा हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए इसमें जो माननीय मंत्री जी ने कहा है बिल्कुल सही है कि राज्यों का भी इसके अंदर होता है, लेकिन यह बच्चे हमारे देश के हैं। इन बच्चों के ऊपर जो बुरा असर हो रहा है, जो परिवार बर्बाद हो रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो चोरी चकारी और डकैती कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए सामूहिक रूप से मैं मंत्री से जानना चाहूंगा कि वो क्या कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो बर्बाद ना हो। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बताया, जो इंटरमीडिएरी रूल्स हैं उसके अंडर ऑलरेडी एक रूल बना के प्रॉपर जिसमें सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बन सके, वो रूल ऑलरेडी ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश हो चुके हैं और उसमें बहुत ध्यान दिया गया है कि जो भी रेगुलेटिंग बॉडी बने वो 5 चीजों पे विशेष ध्यान दे। इसमें गेमिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन गेम से रिलेटेड मैटर्स में कहीं पर कोई हार्मफुल कंटेंट न जाए, कहीं पर बच्चों को उसका एक्सेस न मिले, कहीं पर एडिक्शन न हो, एज रेटिंग का एक मैकेनिज्म बने और पेरेंटल कंट्रोल का एक मैकेनिज्म बने। इन सब को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन इंटरमीडिएरी रूल्स के तहत ऑनलाइन गेम्स का रेगुलेशन करने का प्रयास किया गया है। ये बात हमें सबको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी कि जो कुछ भी काम करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत ही कर पाएंगे, माननीय अध्यक्ष जी। और ये बात सच है कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से जितने इसमें प्रयास कर सकती है राज्य सरकार के साथ मिलकर ही कर सकती है, क्योंकि ये जो विषय है ये विषय राज्य सरकारों के एम्बिट में आता है, इसीलिए इसको मिलकर ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 263 संजय हरिभाव जादव। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 263। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने पूरे हिंदुस्तान में वंदे भारत ट्रेन हो, गौरव ट्रेन हो या तेजस ट्रेन हो, शुरू करने का प्रयास किया है, कुछ किया भी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र परभनी से मुंबई जाने के लिए बाहर हमेशा ट्रेनों में भीड़ होती है। हमारे पास में शुरू में एक देवगिरी एक्सप्रेस चला करती थी और एक नंदीग्राम एक्सप्रेस, वो नांदेड़ से मुंबई जाया करती थी, लेकिन उसको एक देवगिरी को सिकंदराबाद तक ले जाया गया और नंदीग्राम को नागपुर तक ले जाया गया। हमारे लिए कोई भी स्पेशल ट्रेन है नहीं। और जो वंदे भारत ट्रेन आपने एक शुरू की है वो जालना से मुंबई तक की है। मैं आपसे मांग करूंगा, मैं आपका सवाल रहेगा मेरा कि आप वंदे भारत ट्रेन नांदेड़ से मुंबई तक चलाओगे क्या? ये मेरा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे भारत का जो चेयर कार का वर्जन है, वो चेयर कार का वर्जन बेसिकली 400 या 350 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक की यात्रा के हिसाब से। तो ये विषय पहले भी कई बार चर्चा में आया है। प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको यही मार्गदर्शन दिया है कि वंदे भारत ट्रेन जब इंट्रोड्यूस करें तो देश के सारे राज्यों में इसका बेनिफिट मिले, और वो प्रयास सफल भी हुआ। आज नॉर्थ ईस्ट से लेके, हिमाचल से लेके तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, सभी स्टेट्स में जहां जहां पर भी ब्रॉडगेज इलेक्ट्रिफाइड है वहां पे हाँ बोलिए, वहां पर वंदे भारत की सर्विसेज स्टार्ट की गई है। और जो लॉन्गर डिस्टेंसेस हैं, जैसा माननीय सांसद का जो क्षेत्र आता है और जो रूट आपने बताया, उस रूट में इतने लंबे डिस्टेंस तक बैठ के जाने का प्रवास का प्रोविजन नहीं होता है। इसीलिए उसमें आने वाले समय में जिस तरह की व्यवस्था हो पाएगी, जरूर मैं माननीय सांसद से डिटेल में चर्चा करके उसमें करूंगा। और अगर इंडिविजुअल ट्रेन्स का विषय अगर है तो वो जरूर मेरे साथ अलग से चर्चा करें इस पर। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। सर, मैं आपके माध्यम से फिर मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में एक पुणे ऐसा हब है, पुणे शहर, जो कि एजुकेशन हब है। नौकरी के लिए, जॉब के लिए लोग पुणे में जाते हैं। वहां पे 2 बड़े तीर्थ स्थल है, जो संत ज्ञानेश्वर महाराज और जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, और ये वारकरी संप्रदाय से जुड़ा पूरा महाराष्ट्र है। तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि वो हमारे संसदीय क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। आपने पहले भी बताया कि भाई हम 600 किलोमीटर तक बैठ के जाए, लेकिन परभनी से 500 किलोमीटर मुंबई है और पुणे तो 400 भी है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि नांदेड़ से मुंबई की, पुणे के लिए चलने वाली ट्रेन, इसको भी एक वंदे भारत में कन्वर्ट करोगे क्या?
माननीय अध्यक्ष जी, पुणे स्टेशन, पुणे शहर और पुणे का जो एरिया है वो अपने आप में बहुत ही एक समृद्ध टेक्नोलॉजिकल हब बना हुआ है, आज एजुकेशन हब बना है। और इसमें पूरे देश भर से पुणे के लिए गाड़ियों की रिक्वेस्ट लगातार आती है, जबलपुर से हो या चाहे उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, सब जगह से पुणे के लिए रिक्वेस्ट आता है। इसीलिए पुणे स्टेशन को, पुणे के पूरे एरिया को, उसको मेजर तरीके से डेवलप करने का काम हाथ में लिया गया है। 4 स्टेशंस को सीरियसली डेवलप किया जा रहा है। पुणे जंक्शन का तो रीडेवलपमेंट कंप्लीट होगा ही होगा, साथ में पुणे से थोड़ा सा दूर है उरुली, उरुली में एक बड़ा टर्मिनल बनाने का काम हाथ में लिया गया है, जिससे कि कोई भी गाड़ी आए पुणे से, पुणे में न रुक, पुणे जंक्शन में पैसेंजर्स को उतार के या चढ़ा के आगे उरुली जाए, उरुली में मेंटेनेंस उसकी हो और उसके बाद में मेंटेन्ड गाड़ी वापस पुणे जंक्शन में आए, तो पुणे शहर की कैपेसिटी बहुत बढ़ती है। इसी तरह से पुणे में हड़पसर का डेवलपमेंट हो रहा है, शिवाजी नगर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल पुणे का मेजर एक डेवलपमेंट हो जाने से इसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी और उसके बाद में एक बार कैपेसिटी बढ़ जाए उस शहर की, तभी जाके वहां पे और अधिक ट्रेन्स ले पाएंगे। और ये प्रयास न केवल पुणे के लिए बल्कि जितने भी बड़े शहर हैं, उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम, पूरे देश भर में जितने बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया गया है और उसके रिजल्ट भी कई जगह आने लगे। जैसे बेंगलुरु में जैसे ही सर विश्वेश्वरैया टर्मिनल ओपन हुआ तो जो ईस्ट से आने वाली गाड़ियां थी वहां ज्यादा गाड़ियां ले पाए और उसकी कैपेसिटी बढ़ी शहर की। तो वही चीज पुणे में एक बार कैपेसिटी बढ़ेगी, उसके बाद में और भी गाड़ियों की व्यवस्था हो सकती है। केसी वेणु, अरविंद सावंत, पहले अरविंद सावंत। थैंक यू चेयरमैन सर। माननीय मंत्री महोदय ने ही हैज ऑलरेडी गिवन ए इलैबोरेट आंसर ऑन दिस, लेकिन एक सवाल मेरा यही है कि आपने तेजस भारत और वंदे भारत ये जो ट्रेन चालू की है उसमें आपने और एक अच्छा किया है, भारत गौरव ट्रेन शुरू की हुई है। वो भारत गौरव ट्रेन आपने रामायण यात्रा, श्री राम दर्शन, पुण्य तीर्थ दर्शन, दक्षिण भारत यात्रा, शिरडी यात्रा, गरवी गुजरात, जगन्नाथपुरी यात्रा, ज्योतिर्लिंग यात्रा, काशी दर्शन, उत्तर भारत देवभूमि यात्रा, गरवी गुजरात जैसे गरवी महाराष्ट्र, खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज के किले आप देखेंगे, फोर्ट जो है, उस दुर्गों को लेकर अगर भारत की ये जो भारत ट्रेन आप जो बना रहे, आप इस प्रकार की सोच रखते हो क्या कि इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के जो महाराष्ट्र में फोर्ट है उसके लिए एक सर्किट यात्रा आप प्रस्तावित करते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है और इसके ऊपर ऑलरेडी इस पे काम हुआ है और बहुत ही मैं संतुष्टि के साथ, गौरव के साथ कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े सभी क्षेत्रों को एक बहुत अच्छे भारत गौरव सर्किट यात्रा से जोड़ा जाएगा। श्री केसी वेणुगोपाल। Thank you, Speaker sir, for giving me an opportunity. Vande Bharat train actually is a good initiative. Yesterday, Honorable Minister's reply speech, I heard it that Indian Railways came back from the COVID period difficulties. During the COVID period, Railway had stopped, withdrawn around hundreds of stoppages all over the country during the COVID period. Now the minister already telling we are now already came back from the difficulties of the COVID period. Whether the minister going to reinstall that stoppage which withdrawn during the COVID difficulties? महोदय, अगर आप परमिशन दें तो ये बहुत ही टेक्निकल विषय है। अगर मुझे परमिशन दे तो 3-4 मिनट में कहूं, वरना इस क्वेश्चन को अलग से भी आप कहते हैं, जल्दी कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो स्टॉपेजेस का विषय है ये सभी मान्यवर सांसद मेरे पास लेके आते हैं और ये विषय अपने आप में पब्लिक से जुड़ा हुआ है, लोगों की भावना से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इस विषय के टेक्निकल एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। टेक्निकल एस्पेक्ट इस तरह से है कि रेलवे में जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो हाईवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से अलग तरह की होती है। इसका कारण है ट्रेन की जो पूरा ये स्ट्रक्चर है
पटरी स्टील की है और जो पहिया होता है, व्हील होता है, वो भी स्टील का है। लगातार जब 5-6 हजार टन की गाड़ी, स्टील के पहिए वाली गाड़ी जब चलती है 100 की स्पीड से, 70 की स्पीड से, उससे ज्यादा की स्पीड से, तो पटरी में लगातार डैमेज होता है। अगर आप परमिशन दें तो मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करना चाहूंगा। नहीं, वो तो पोस्टर मत कराओ, जनरली बताता हूं। नहीं, पोस्टर नहीं। जैसे मान लो एक साधारण पेपर है, इसको अगर ऐसे हम खींचें तो ये फटेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा मान लो माइक्रो फ्रैक्चर हो जाए तो थोड़ा सा खींचने से पेपर फट जाता है। तो ये जो समझो ना प्लीज, समझो प्लीज अंडरस्टैंड। अरे भाई प्लीज अंडरस्टैंड। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए जो पटरी है, पटरी के ऊपर जो माइक्रो दिक्कत है वो टेक्निकल रूप से आपको समझा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्निकल रूप से समझाना पड़ेगा ना, माननीय अध्यक्ष जी, जो पटरी है, ट्रैक होता है, रेल होता है, रेल के ऊपर माइक्रो फ्रैक्चर्स लगातार बनते हैं। तो जो लगातार माइक्रो फ्रैक्चर्स बनते हैं, उन माइक्रो फ्रैक्चर्स को अगर लगातार रिपेयर नहीं करें तो रेल फ्रैक्चर्स बढ़ेंगे तो एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। इसीलिए सारी दुनिया में 24 घंटे में से आउट ऑफ 24 आवर्स एटलीस्ट few hours are always kept vacant for maintaining the tracks। इसीलिए 2018 में एक बड़ा कठोर फैसला लिया गया था that we must find a way by which we do the entire timetable को, पूरे टाइम टेबल को स्टडी करके हर एक सेक्शन में कम से कम 3 घंटे का एक ऐसा ब्लॉक पीरियड निकालें जिसमें पटरियों को वेकेंट रख सके, खाली रख सके और उसको मेंटेन कर सके। और इसी कारण से बहुत सारे स्टॉपेजेस को हटाना पड़ा था, कई गाड़ियों को भी रोकना पड़ा था। और ये इसका कोविड से कोई संबंध नहीं है, इसका कोविड से कोई संबंध नहीं है। ये फैसला दिसंबर 2019 में आईआईटी बॉम्बे ने कंप्लीट डिटेल स्टडी करके एक नया टाइम टेबल बनाया था जिसमें कि पूरे देश में पटरियों में कम से कम 3 घंटे का मेंटेनेंस का टाइम मिले। और अध्यक्ष जी, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहले करीब 2,500 से ज्यादा रेल फ्रैक्चर्स होते थे, आज अच्छी मेंटेनेंस के कारण और मेंटेनेंस के लिए जो ट्रैक्स को रखना पड़ता है उसके कारण आज वो रेल फ्रैक्चर्स 250 से कम हो गए। और ये मान्यवर अध्यक्ष जी, इसीलिए ये मुद्दा कॉम्प्लेक्स है। अगर मान्यवर सांसद थोड़ा सा भी अगर ढंग से सुनते तो जरूर उनको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी मैं 1-on-1 भी कई मान्यवर सांसदों को समझा चुका हूं और ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये कठोर कई बार फैसले लेने पड़ते हैं लोगों के हित में, और विशेषकर लोगों की सेफ्टी के हित में। क्वेश्चन नंबर 264 शिव मंगल सिंह तोमर, क्रमांक 264। माननीय मंत्री महोदय, पटल पर रखा हुआ है। ऑनरेबल सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2027 तक 1 करोड़ परिवारों को सम्मिलित किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रगति भारत सरकार और क्या विशिष्ट कार्य योजना बनाई गई है, विस्तृत जानकारी दें। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो निकाली है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कई घोषणा है, सबका साथ सबका विकास, यही सबका विकास करने के लिए मेरे ख्याल से ये योजना का प्रारंभ ऑलरेडी हुआ है। आज तक 10 लाख घरों पर ये मुफ्त बिजली योजना के कनेक्शन दिए हुए हैं और एक नया पोर्टल बना के जो जो कुछ
अड़चनियां थी, कमियां थी, वो सभी एक ही पोर्टल से सुलभ करके आज ये स्कीम बहुत अच्छी तरह से आज चल रही है और आज 10 लाख के से भी ज्यादा ये कनेक्शन आज दिए हुए हैं। और मैं सभी से अपील करता हूं कि ये जो स्कीम्स के जरिए निश्चित तौर से हम एम्प्लॉयमेंट भी तैयार कर पाएंगे। जो कार्बन एमिशन जो हमारी एक पंचामृत के ओर से जो कुछ घोषणा की है पीएम ने, ये कार्बन एमिशन भी हम कम कर पाएंगे और ये सभी के लिए और हर घर को ये योजना लागू करके हम उसका बिल जीरो कर पाएंगे और उल्टा जो कुछ पावर तैयार होगी, एक्स्ट्रा पावर तैयार होगी, उससे उसको फायदा भी मिलेगा, उसके अकाउंट में पैसा भी जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी लोकसभा क्षेत्र में मुरैना श्योपुर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना है? उन घरों का सर्वे क्या करा लिया गया है? उन घरों को चिन्हित करने की क्या योजना है, जानकारी उपलब्ध कराएं। और मुरैना श्योपुर क्षेत्र में एक 500 मेगावाट का प्लांट स्वीकृत हुआ, उसमें 4300 हेक्टेयर जमीन आवंटित हो चुकी है, क्या उसको जल्दी प्रारंभ करने की कृपा करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं प्रश्न की जानकारी चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है ये डिमांड ड्रिवन है। जो इस पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, जो मांगेगा उसको स्कीम तुरंत मिलेगी। इसलिए हमने तरह तरह के उपाय किए हुए हैं। हम एक वर्क फोर्स तैयार करने के लिए ट्रेनिंग देके कम से कम 60,000 के आसपास हमने ये वर्क फोर्स तैयार किया हुआ है। जो ये सब काम करने वाले लोग एजेंसी है वो तैयार की हुई है। मेरे पास अभी माननीय सदस्य ने जो कुछ उसके स्पेशल मांगा हुआ है वो रिकॉर्ड मेरे पास अभी नहीं है, मैं उसको रिकॉर्ड भेज दूंगा। और दूसरे इसमें जो उन्होंने 500 किलोवाट की जो कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने डाला हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको लिखित स्वरूप से आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। पीपी चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं कह सकता हूं इस सदी में बहुत बड़ा एक विजनरी स्टेप है और यह योजना स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करती है और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से सवाल का जवाब दिया, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा इस योजना का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा और ये भारत की व्यापक जलवायु कमिटमेंट के साथ किस प्रकार मेल खाती हैं, और इसके साथ साथ इस मुफ्त योजना का गारंटी मुक्त ऋण सुविधा और प्रत्येक सब्सिडी ट्रांसफर व्यवस्था के मामले में मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आम नागरिक को सशक्त बना रहे हैं, ये किस रूप में बना रहे हैं और रूफटॉप सोलर तक पहुंच को किस तरह सरल बना रहे हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में COP26 में जो 50 टारगेट हमारे सामने रखे हुए थे, ये थे नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू इंक्रीज टू 500 गीगावाट बाय 2030, renewable energy usage 50% of the energy needs to be made from renewable by 2030, reduction of the carbon emission इसके बारे में 1 billion tons by 2030, carbon intensity reduction is to less than 45% by 2030 from the level in 2025, and net zero emission to be achieved by 2070. In addition to this, there are United Nations Sustainable Development Goal SDG 7 and SDG 13, which pertain to affordable and clean energy access to all and climate action respectively.
the environmental benefit of the PM Surya Ghar are as under. 3 kV installation for 25 years is equal to plantation of 100 trees. So 1 crore installation of rooftop are equal to planting 100 crore trees. अब इसे as per 10/25 a capacity of 3024 megawatt has been reported and installed in the residential sector under the PM Surya Ghar scheme. This capacity translated into the annual saving of 2.6 million metric ton of carbon to equivalent emission, which is equivalent to the planting 100 crore tree. 1 crore rooftop installation over period of their lifespan of 25 years would reduce 720 million of or 72 crore metric ton of the CO2 equivalent emission and would generate 1,000 billions unit in eco-friendly manner. इसी के जरिए ये जो सब कुछ हो रहा है सर, ये अच्छी तरह से ये स्कीम चल रही है। और माननीय सदस्य ने जो कुछ प्रश्न पूछा है कि आम आदमी इससे कैसे कनेक्शन ले पाएगा और इसके क्या फायदे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो रूफटॉप बनवाने के लिए 1 किलोवाट के लिए हम 30,000 की सब्सिडी देते हैं, सेकंड किलोवाट के लिए फिर 30,000 की, यानी टोटल 60,000 हो गई। यदि वो और तीसरा किलोवाट डालने का प्रयास यदि करेंगे तो उसको 18,000 रुपया और सब्सिडी मिले। ऑल टुगेदर 78,000 सब्सिडी उसको मिल सकती है। और ये जो जितना वो यूज करेगा और जो बाकी जो कुछ पावर बचेगी वो ग्रिड में वो दे सकता है, उसके बदले में उसको पैसा मिल सकता है। इसी तरह से ये कॉमन मैन जो जब अपने सूर्य घर योजना के अंतर्गत ये स्कीम लेगा उसको इसी तरह से फायदा मिलेगा। श्री लालजी वर्मा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जो सब्सिडी है उसके बाद भी उपभोक्ता को लगभग 30,000 रुपये लगाना पड़ेगा और 3 किलोवाट का बिजली जो जला रहा है वो 3,000 रुपया जमा करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये छूट की राह 100% करके 3 किलोवाट तक देने की कृपा करेंगे या और साथ ही साथ 5 किलोवाट तक उसके ये सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इसी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हमने, जैसा मैंने कहा कि 78,000 सब्सिडी दे रहे हैं। सर, कहीं जो ऐसे इलाके एसटी हो, कहीं ऐसे स्टेट हो, उनके लिए थोड़ा सा 10% हम अधिक ज्यादा इस सब्सिडी में ऐड करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो पहले वो स्कीम थी, रूफटॉप स्कीम थी, उसमें खाली 15,000 सब्सिडी उस वक्त में पर किलोवाट मिलती थी। लेकिन आज जो हमने उसका नया तरीका ढूंढ लिया, उसमें से हम पर किलोवाट के लिए 30,000 सब्सिडी देते हैं, इसीलिए वो 78,000 बनती है। और इसलिए जब आप वो 25 साल के इसमें जब ये स्कीम चलेगी तो निश्चित तौर से उसका बिल निश्चित तौर से 0 हो जाएगा और इनकी जो इनकम उन्होंने डाली हुई है इस इनकम को ये कवर कर पाएंगे और फिर उसको कम से कम इन्होंने जो फायदा होगा वो फायदा ऑल टुगेदर 25 साल के जो फायदा होगा वो बैंक में कम से कम 15 लाख रुपए उसके जमा होंगे। इसका एक हिसाब हम लगाते हैं और इसीलिए सब कुछ फ्री न हो, इसीलिए थोड़ा सा भी सहयोग पार्टी का होना चाहिए, उस घर के मालिक का होना चाहिए। कि आज कई सरकारों ने बिजली घोषित किया, मैं 200 यूनिट हम फ्री दे देंगे, लेकिन वो ये दे नहीं पा रहे हैं। मैं कुछ टीका नहीं कर रहा हूं, उसमें शब्द एक दिया कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन आज वो 50 यूनिट तक बिजली फ्री दे नहीं पा रहे हैं। और जिससे यही तो प्रधानमंत्री का जो विजन है कि जो वो मुक्त होगी फिर उसके बाद में उसको फायदा भी निश्चित तौर से मिलेगा। श्रीमती संध्या राय। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूँ, उन्होंने अभी जो जवाब आया है उसमें बताया है कि कुशल मैन पावर तैयार करना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके अभी तक पूरे देश में 58,488 लोगों को प्रशिक्षित किया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूँ
कि कुशल मैन पावर तैयार करना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कितने हुए हैं और कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और उनकी क्या उपयोगिता है? माननीय अध्यक्ष जी, ये स्कीम अभी आगे निश्चित तौर से जोर पकड़ेगी। हमें इसी साल 2027 के अंदर 1 करोड़ कनेक्शन लगाना है, इसलिए मैन पावर की जरूरत होगी। मेरे पास अभी डिटेल में उनके कॉस्टेज में कितने ये हमने ट्रेनिंग दिए हुए हैं, इसको मैं लिखित रूप से मुझे इसे पहुंचा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 265 श्री अनिल यशवंत देसाई। यस सर। क्वेश्चन नंबर 265। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Thank you, Chairman sir. Sir, my first supplementary would be that in part C of the reply indicate that the process of environmental clearance has not yet been complete and there are issues or objections which are raised by Bombay Natural History Society, a prominent authority on conservation of nature. It says that the nuclear project will adversely affect the ecology of the area and list 16 ecologically sensitive sites within 10 kilometer radius of the proposed site. Despite the local opposition also right from the beginning, the opposition still persists, and because of their what would be affecting their livelihood, the impact on the marine life, and as our Konkan region is known as California of India, it's rich, environmentally rich with flora and fauna. But with all these oppositions, and the proposed site is also comes under the seismic zone 3, which is earthquake prone, and there are instances that earthquake, whenever had taken place, it reached to 6.3 Richter scale. So with this, whatever happenings are, and since environmental clearances are also falling back, I would like to ask the Honorable Minister whether any thinking in the government is going on for change of site. No, Speaker sir, the Honorable Speaker sir, the issue raised by the Honorable Member has been raised by him in the past also in different platforms, and every time we have tried to allay all these apprehensions that there is no such risk to the marine life, the fisheries or the people living around. There are ample number of evidence-based studies to prove that. Now, as far as the environment clearance is concerned, it is not that the environment clearance has not happened because there are objections regarding any hazards to the environment. What actually happened is that this project, for a variety of reasons, I'll give you the chronology also, got delayed, and the environment clearance was already available with us, but that expired in 2022 December, and therefore it had to be renewed. And now in the process of renewal, the terms of reference have already been received, and the renewal will also happen very soon. In other words, if there were very serious environment hazards or any apprehension or evidence, then we would not have got the environment clearance even earlier. No, not that. I'll tell you. Now, if you are talking in the terms of election, then I'll have to give you the chronology. See, this project started in, I'll give you the timeline, 2008, when you were there. The first decision was taken by the then government in principle to have a project. Then it takes another 4 or 5 years to take another decision in principle to have 2 reactors. You see the timeline, the pace of timeline. Now it was only later on, towards the end of the earlier government, that a framework agreement was arrived with Messrs. Arriva by the NPCIL. Then the government changed. Now you see the subsequent sequence of events and you will realize that there has not been any unwarranted interval. Yes. No, I'll tell you, I'll explain to you. Then you have any inputs, you are welcome to offer. In 2016, their arrangement changed. The European Development Fund got designated to control and not the Arriva company. So another MOU had to be entered in. So in 2016 it was done.
The same 2016 Industrial Way Forward Agreement was done. 2018, the EDF, the European Development Fund. No, I'm telling you this. No, because for your satisfaction. Okay, this is for your satisfaction. So there has been no delay, and even today the discussions are going on with the French side. They have given a techno-commercial component of the agreement. Now there are certain inputs from both sides as far as the commercial aspect is concerned, which is being worked out. So there is no such apprehension as far as... No, there were 10 years delay on your part. I am telling, if you give me time, if you don't interrupt me, I will tell you why the delay. It is not delay. It is because the arrangement on the French side changed from the company to the European Development Fund. So you have to have a second MOU. Then you had to have an agreement. Then finally now what has happened is that the techno part of the agreement has been accomplished, but you have to negotiate the rest of it. So the discussions are still going on. माननीय मंत्री जी, आप बैठे-बैठे व्यक्तियों का जवाब मत दो। आप इनका जवाब दो देसाई। मिस्टर देसाई, नो। परमिशन ही नहीं हुई है। Thank you, Chairman sir. Thank you, Speaker sir. Sorry. My second supplementary would be, now clean energy, nuclear power being the source of clean energy, and we have set a target of 100 gigawatt by 2047. And if we are to achieve that, the nuclear power plants have to come up somewhere in the country. I mean, despite the persistent opposition in Konkan region, it may go to any part of the country. But at the same time, that if it is to be in place, any nuclear power plant project which is coming up, CLND, that is civil liability for nuclear damage, which is a main factor which has to be defined and which has to be a major part of the agreement. What is the status, I would like to know. And if when the NPP comes into being, when it is commissioned, then treatment of nuclear waste, which is more bigger question, what is the arrangement on that part? May I know from the Honorable Minister on this? Thank you. I'm glad that the Honorable Member has asked a very relevant question, which is in keeping with the priorities of the present government. The government led by Prime Minister Modi has already laid for itself the target of net zero by 2070, and in the budget recently presented, we also laid before us the target of achieving 100 gigawatt of energy through the nuclear sources. And the project about which the Honorable Member has asked the question, the Jaitapur project, will have 6 units, each one comprising of or having a capacity of 1,730 megawatts, totaling 10,380 megawatts, which in other words means that the 10% of that 100 gigawatt is going to be contributed by this project. So this is a very important project. Also, it's going to be a next generation project. That is why it is called Empowered Power Project. The safety measures are more intact, the efficiency is more intact, the cost effectivity is there, and India is possibly the only 4th country in the row. Now I'm coming to CLND. I'm asking the first part of your question. So we are the 4th country after China, Finland, and France. So that means we are now graduating to the next level. Now, as far as CLND is concerned, that discussion is not new. In fact, that agreement was accomplished in the year 2010, and then there were apprehensions on the part of suppliers that if we supply and something goes wrong, then we will be held culpable. But I think more than once that has been made abundantly clear. The treaty clearly states that the first liability will be on the operator, not on the supplier. Only when it has been proved by the supplier or otherwise by other evidence that the operator was not at fault, then comes the role of the supplier or his responsibility. And then supplier plus operator are together insured. This government only created an insurance pool of rupees 1,500 crore, for which a premium of 120 crore is paid by NPCIL every year. And beyond 1,500 crore, the government of India has committed to contribute rupees 3,000 crore. And if it goes beyond that also, then we are also a part of the conventional supplementary compensation to the UNO. So there are all safeguards in place. Nevertheless, in the current budget, we have come out with nuclear mission, which would also envisage opening up the nuclear sector to private players in order to give it a boost as far as
expansion of the nuclear projects and the nuclear. I'm glad to inform you that we have already got into that board. The first ever nuclear project in North India is coming up at a place which is just about 150 kilometers from where we are standing right now. That is Gorakhpur, a small town in Haryana. So that is going to be the first nuclear power project in North India. So we are already in an expansionist mode, and in order to facilitate that further, we are going to have an integrated private-public sector synergy, because it's our considered view that if we have to move beyond where we are today, we can't move in silos. Thank you. माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मैं देख रहा हूं कि हर रोज स्थगन लगाना में इस विषय पर पूर्ववर्ती माननीय अध्यक्षों ने कई बार व्यवस्था दी है और उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुरूप मैं भी व्यवस्था देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण, स्थगन प्रस्ताव वास्तव में एक बहुत ही असाधारण प्रावधान है जो सरकार का ध्यान तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले को आकर्षित करता है ताकि तत्काल विषयों पर कार्रवाई न करने पर या कोई गंभीर विषय हो, उस विषय पर ही स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव उठाए जाने वाला मामला निश्चित, तत्काल और सार्वजनिक मत का होना चाहिए। स्थगन प्रस्ताव में निंदा का तत्व होता है। स्थगन प्रस्ताव तब तक स्वीकार्य नहीं होता जब तक कि सरकार संविधान और कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने में विफल न हो। नियम 56 की गंभीरता और महत्व को ठीक से समझे बिना हर दिन बहुत सारे माननीय सदस्य क्षेत्रीय मुद्दों के लिए भी स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं देते हैं। कई माननीय सदस्य राज्य के विषयों पर भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना देते हैं। ये प्रयास स्थगन प्रस्ताव की गंभीरता और उसके महत्व को कम करेगा। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि एक ही राजनीतिक दल के सदस्य अलग अलग विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं देते हैं। मेरा आग्रह है और पूर्व में ऐसी परंपरा भी रही है कि एक राजनीतिक दल का एक व्यक्ति उसमें और हस्ताक्षर हो सकते हैं, वह एक साथ स्थगन प्रस्ताव गए, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव की गंभीरता को हमें समझना चाहिए। इसके अलावा मैंने ये भी अनुभव किया है कि कई माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करते हैं, सोशल मीडिया पर प्रचारित करते हैं। मेरा आग्रह है, इसकी अनुमति नहीं होती कि सदन में आए बिना किसी भी विषय को प्रेस में या सोशल मीडिया पर दिया जाए। मेरा आग्रह है कि आप सब सदन की गरिमा, मर्यादा और परंपराओं को पालन करेंगे। मैंने किसी भी प्रस्ताव की आज स्थगन प्रस्ताव की सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद आइटम नंबर 2 राव इंद्रजीत सिंह। Speaker sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in today's list of business. आइटम नंबर 3 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यवाही की क्रम संख्या 3 के आगे 3 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष। डॉक्टर आइटम नंबर 4 डॉक्टर एल मुरुगन। Respected Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 of today's list of business pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you, sir. आइटम नंबर 5 श्री सुकंद मजुमदार। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table the papers. एक मिनट। क्या माननीय एक मिनट बिराजे। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय सभी आप सभी विद्वान वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं और वरिष्ठ भी है, विद्वान भी हैं, सभी वरिष्ठ भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं। इसलिए ये आग्रह कभी भी अध्यक्ष की रूलिंग को चैलेंज और चुनौती सदन में मत दिया करो। Item number 5, C. Sukanda. Respected sir, with your permission, I rise to lay on the table the Item number 6. Pension against my name at item number 5 of today's list of business in Lok Sabha. Item number 6, Mahasachiv. Sir, I have to report that Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the Appropriation Bill 2025, the Appropriation number 2 Bill 2025, the Manipur Appropriation Vote on Account Bill 2025, and the Manipur Appropriation Bill 2025. Item number 7, Sri Jay Prakash ji. आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सुमुख सीता सूची लेख शाह समिति 2025-26 के प्रतिवेदन संख्या 10, 11, 12, 13, 14 हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 8 माननीय श्री चरण सिंह चन्नी जी। Madam, I rise to present a copy each of 10th, 11th, 12th and 30th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2024-25 as listed against my name at serial number 8 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 9 माननीय श्री बी मेहताब जी। Madam, I rise to present a copy each of the 6 reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Finance as listed against my name at serial number 9 in today's order paper. आइटम नंबर 10 माननीय श्री कीर्ति आजाद जी। Madam, I rise to present the 6th, 7th and 8th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers as listed against my name at serial number 10 in today's order paper. Thank you. आइटम नंबर 11 माननीय श्री पीसी मोहन जी। माननीय श्री गोदन नागेश जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 11 पर यथासूचीबद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिकता संबंधी स्थायी समिति का 7वां एवं 8वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। थैंक यू। कल भी शून्यकाल नहीं था, दोनों सूचियां शून्यकाल में ली जाएंगी, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। माननीय श्री विजय कुमार जी। Honorable Speaker, I rise to emphasize the urgent need for decent job opportunities for our youth. The unemployment crisis is deepening, with millions of young Indians struggling to find meaningful employment. Due to the advancement of technology, machines replacing human jobs, the unemployment rate is increasing rapidly. In my constituency Kanyakumari, lakhs of youths are still unemployed, forcing them to search for jobs abroad. This brain drain is a loss for our nation. According to the Center for Monitoring Indian Economy, the unemployment rate in India has risen to 8.1% in 2022, with over 30 million youth actively seeking jobs. The International Labour Organization estimates that Indian youth unemployment rate is expected to rise by 10.4%
by 2025. I urge the government to increase investments in education and skill development programs, implement policies promoting job creations and entrepreneurship, and provide incentives for businesses to hire and train young people. We owe to a youth to provide them with opportunity for a bright future. Thank you. माननीय सदस्य श्री राजमोहन उन्नीथन जी. Thank you very much, Madam. The Kasaragod Lok Sabha constituency features a long coastal belt that stretches from Manjeshwaram to Matur. Several development projects, including proposal for fishing harbours at Chervatur, Madakara and Ajanur, have been pending approval from the Union Government for a significant period. Other outstanding projects include dredging of Chervatur Fishing Harbour, development of a modern integrated fish landing centre at Chervatur and Nileshwar, construction of Ajanur Fishing Harbour, upgradation of Manjeshwar Fishing Harbour. Recently, the construction of a 600-metre long embankment at Padayangadi has been halted, leading to landslides at Chutat, Palakot estuary. To address these issues, a causeway connecting both sides of the estuary has been proposed as a protective measure, as canoes hitting the sandbank have resulted in fishermen losing their lives. Madam, additionally, a project costing rupees 28.60 crore to construct two jetties at Palakot, Chutat has also faced delays. Nowadays, the Kerala community is calling for an immediate halt to sand mining along the Kerala coast due to its detrimental impact on fish resources in the sea. They are also concerned about black sand mining, which is damaging the coastal environment. The community urges the central government to conduct a study on the decline of fish resources and take the necessary action to address this issue. This situation poses a significant challenge for coastal residents. Madam, I urge upon the government of India to expedite the approval and implementation of these projects submitted by the state government and to allocate sufficient funds for their execution. Thank you very much. माननीय सदस्य श्रीमती कनिमोजी करुणानिधि जी. Thank you, ma'am. The Directorate of Hydrocarbon under the Ministry of Petroleum and Natural Gas has launched an open acreage licensing policy bid round 10 for the auctioning of petroleum and natural gas blocks on 11 to 25. It includes a block in the Kaveri Basin which falls within the Gulf of Mannar Biosphere Reserve and it is near the Park Bay. The Gulf of Mannar Biosphere Reserve has a rich biodiversity encompassing varied ecosystems like coral reefs, seagrass beds, mangrove estuaries, mudflats, islands and forests. It is spread over 560 square kilometers off the coast of Ramanathapuram and Thoothukudi districts. Also, the adjoining Park Bay area encompasses India's first conservation reserve for the dugong sea cows. This area is rich in biodiversity and the proposed offshore mining activity threatens the ecology of the biodiversity rich area and the livelihood of the fishermen who depend on this area. And the auction proposal of this ecologically sensitive block has to be stopped, and it was done without consulting the Tamil Nadu government. Our Chief Minister Mr. M.K. Stalin has written to the Prime Minister requesting and asking them to stop this bid and auctioning and stop the sand mining to protect this bioreserve and the livelihood of our fishermen. Thank you. माननीय सदस्य डॉक्टर अंगुमचा बिमोल जी. Thank you, Madam Chairperson. I just want to draw the attention of the House to something which our Finance Minister had also mentioned on this floor about the blockage of National Highway, particularly National Highway number 2 and National Highway number 37. This stretch in our country has been the site of illegal taxation by all kinds of armed groups for many years. A cement bag which is available for 300 or 350, barely 200 kilometers away in Dimapur, is sold in Imphal around 700, 800 rupees.
So it has affected the economy, and it has been a decades-old problem, but things have become serious with the ongoing crisis. Some people are holding the citizens of the state to ransom in the name of separate administration. They have been trying to object the free movement of population on these highways. They have also resisted to the idea of resettlement of people in their original homes, and this has been going on from the day one. And I would like to draw the attention of this House that people are suffering because of this, which is a tacit support of the government. It seems that you have been partitioning people on communal lines. People in Churachampura traveling, for instance, 300 plus kilometers to travel, to catch a flight from Aizol rather than going to Imphal, which is barely 50 kilometers. And people from Imphal cannot afford flight. They have to, all of them have been using flight to go to Guwahati or Kolkata. This inconvenience has been going on. And I think I would recommend and appreciate the move of the governor to open these highways, but it seems that he has buckled down under pressure from these communal forces, which is positioning the so-called separate administration as an issue to justify this deprivation of basic human rights of the citizens, that of Article 19, free movement, and that of Article 21, right to life, which also includes right to livelihood. And I think so the government must take firm action to clear these roads and allow free movement of citizens in the state. Thank you, Madam Chairperson. माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी, माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी। कैमरा सेट कर चालू चालू माइक चालू ఇక్కడ వచ్చింది Okay, start. Honorable Madam, I humbly bring to your kind notice through your honor to Government of India for inclusion of Veerashaiva Lingayat of Telangana State in the Central OBC list. Veerashaiva Lingayat living in the state, Telangana State, are socially, educationally as well as economically most backward, and most of the people hardly have good proper education, who are unable to pursue any further higher studies. Considering these pitiable conditions and their social backwardness, erstwhile AP state government included Veerashaiva Lingayat in the state OBC list during the year 2009. National Commission of OBC has included 54 castes throughout the country which are pending for cabinet approval for the long period. After formation of Telangana state, the government has adopted existing list of backward classes and issued GO in the year 2015, and in which Veerashaiva Lingayat are in the state OBC list. Therefore, thereafter, the government of Telangana has requested the National Commission for Backward Classes for inclusion of Veerashaiva Lingayat along with other communities in the central OBC list in the year 2016. Honorable Madam, the above issue is pending for the past 15 years, and Veerashaiva Lingayat community and others who are already in the state OBC list are suffering a lot and unable to get the benefit of the OBC, which is directly affecting their education as well as economically, which is very much necessary for them. Therefore, my humble submission to the Government of India to do the needful, as it would benefit lakhs of Lingayat community peoples and help them to meet the growing standard of education as well as their living needs. Finally, my submission is to include Veerashaiva Lingayat in Telangana in OBC list as early as possible. Thank you for giving me the opportunity. माननीय सदस्य श्री धर्मवीर सिंह जी। धन्यवाद सभापति जी। आजकल देश में नकली शराब बहुत बढ़ने लगी और बहुत से प्रदेशों में तो आए दिन कोई न कोई खबर आती है, क्योंकि जो शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो मेथनॉल का या स्पिरिट का प्रयोग करके और इस देश के अंदर हजारों आदमियों की जान चली जाती है। इसीलिए हम बाहर से आयात करते हैं
यूएस से, कभी यूके से, कभी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से, और पता नहीं कितना पैसा हमारा चला जाता है। ये शराब जिसको पहले हम दारू बोलते थे, दारू दवाई, और वो ज़्यादातर अंगूर से, गन्ने के रस से, जौ से, चावल से या पेड़ पौधों से बनती थी। मेरा सुझाव है इन मौतों को रोकने के लिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए दोबारा से उसी दारू को बनाया जाए, चाहे वो गन्ने से हो, चावल से हो, दूसरे सब्जियां हो, अंगूर हो, बहुत सी ऐसी सब्जियां और फल हैं जिसके बनाने से दारू बन सकती है, शराब नहीं। और किसान की आमदनी भी दोगुना तिगुना हो जाएगी अगर ईख या गन्ने के रस से उसको परमिट दिया जाए कि आप देसी शराब का ही बनाने के लिए लोकल लेवल पर, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी कैसे बचा सकती है, वो मैकेनिज्म ऐसा कर ले जिससे एक्साइज ड्यूटी भी बढ़े, और ये जो नकली दारू बनाने वाले फैक्ट्रियों के कुछ मालिक जो बीच में बोलना चाहते हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री श्याम कुमार दौलत बर्वे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कोयला मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कोयला खान में काम करने वाले मजदूर जो उनकी भविष्य निधि सीएम पीएफओ के माध्यम से निवेश किया जाता है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला 2014-15 में हो चुका है। उसके बावजूद उनके निधि पे सीएम पीएफओ के लिए कोई भी प्रावधान किया गया नहीं है। मेरी आपके माध्यम से कोयला मंत्री को रिक्वेस्ट रहेंगी कि खान मजदूर अपने खून पसीने की कमाई को आपके सीएम पीएफओ के माध्यम से इन्वेस्ट करता है और उस पर कोई भी कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि डीएचएफएल में निवेश उन्होंने किया था 727 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए किया था, उसमें से 600 करोड़ रुपए उनको मिल गया और 727 करोड़ रुपए डूब गया है। उसके बाद भी कैग ने कैग के रिपोर्ट में आने के बाद भी उस पर कोई भी कार्रवाई सीएम के अधिकारियों पे हुई नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं विनती करना चाहूंगा कि कोयला मंत्री को सीएम पीएफओ के अधिकारियों पे कार्रवाई हो और भविष्य में कोयला खदान मजदूरों को उनके भविष्य निधि के साथ में कोई भी खिलवाड़ ना हो, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, यही मांग मैं करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बंटी विवेक साहू जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं इस सदन के माध्यम से मध्य प्रदेश के मेरे लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा पांडुना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा पांडुना की जलवायु स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। तामिया पतालकोट जैसे विश्व प्रसिद्ध आदिवासी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जड़ी बूटियों का भंडार है जिनका ज्ञान यहाँ के जनजाति सदस्यों को है। यहाँ की जड़ी बूटियां दुर्लभ और उपयोगी है जिनका संरक्षण एवं परंपरागत ज्ञान का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाना आवश्यक है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी सरल, सुलभ, सस्ती इलाज पद्धति है जिसमें जटिल एवं असाध्य रोगों का स्थायी इलाज संभव है। इस पद्धति से इलाज के प्रति लोगों का रुझान निरंतर बढ़ता जा रहा है। देश में चिकित्सक एवं चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा महाविद्यालय कम लागत में प्रारंभ कर चिकित्सक व चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है। छिंदवाड़ा पांडुना जिले में नवेगांव में होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हो रहा है जहां भूमि उपलब्ध है। महाविद्यालय प्रारंभ किया जा सकता है। तामिया में उपलब्ध औषधि पौधों एवं जलवायु के आधार पर आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जा सकता है। आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि छिंदवाड़ा के नवेगांव में होम्योपैथिक एवं तामिया में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का कष्ट करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री एडवोकेट अदूर प्रकाश जी। Thank you, Madam. I would like to draw the attention of the House towards the issue being faced by thousands of landowners who handed over their properties for Vinyam Navaikulam Outer Ring Road project in Kerala. The inordinate delay in the execution of this project is causing great difficulties for landowners whose property and land earmarked for the construction of this road.
The landowners who voluntarily handed over the documents before 2 years are still waiting for compensation. Around 6,500 landowners are suffering as they are unable to meet their emergency financial needs, including purchase of new property, marriage and education of children, etc. They are agitating over the delay in disbursement of compensation. It is also understood that the land value fixed by Kala is very meager as compared to the prevailing market value in area concerned. The landowners are also concerned over the terms and compensation and are demanding replacement value for their properties. So the environment clearance for the project is also not yet received. I request the government to take immediate measures for necessary clearance and for distribution of compensation and the early execution of this project. Thank you. माननीय सदस्य श्रीमती प्रतिभा सुरेश धनोरकर जी. मी ज्या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करते त्या क्षेत्रात कुठलीही विमान सेवा उपलब्ध नाही. नागपूर हे एकमेव विमानस्थळ माझ्या लोकसभा क्षेत्रापासून जवळपास 100 ते 150 किलोमीटर अंतरावर आहे. माझा मतदारसंघ तसेच विदर्भात बौद्ध विचाराचे प्रेरित अनेक अनुयायी वास्तव्यास आहे, परंतु नागपूर येथून गया येथे जाण्याकरता ज्या प्रमाणात पाहिजे त्या प्रमाणात कुठल्याही सोयी सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. या प्रश्नाच्या माध्यमातून मी आपल्याला विनंती करते की नागपूर ते गया विमान सेवा तातडीने सुरू करण्यात यावी. तसेच नागपूर ते वाराणसी विमान सेवा सुरू करण्यात येण्याची देखील मागणी मी या ठिकाणी करत आहे. कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नागपूर ते लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळ वाराणसीसाठी विमानसेवा अत्यंत महत्त्वाची आहे. वाराणसी हे हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचे तीर्थस्थळ आहे. नागपूर आणि आसपासच्या भागातून अनेक भाविक वाराणसीला पर्यटनासाठी जातात, तसे तीर्थक्षेत्रासाठी जातात, पण विमानसेवा नसल्यामुळे भाविकांची मोठी दयनीय अवस्था त्या ठिकाणी होत आहे. हा मुद्दा सभागृहात याच्या आधी देखील अनेकदा उचलला गेला, पण आजपर्यंत या मुद्द्यावर कुठलाही तोडगा निघाला नाही. माझी आपणास विनंती आहे की तात्काळ ही विमानसेवा चालू करून संबंधित सगळ्या पर्यटकांना आपण न्याय द्याल. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री उम्मेदा रामजी बेनीवाल. माननीय सभापति महोदया जी, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत गंभीर और संबंधित मुद्दे को सदन में उठाना चाहता हूं. माननीय सदस्य, ये विषय राज्य सरकार का है जो आप विषय उठाना चाहते हैं यहाँ. तो राज्य सरकार संक्षिप्त में रखिए अपना विषय. गंभीर मामला है, राज्यसभा का है, राज्य सरकार का विषय है. एक मिनट मुझे बोलने दें. संक्षिप्त में रखिए. गुजरात के राजकोट में हुई राजकुमार जाट की संदिग्ध नरसंग हत्या के मामले में आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के झबरकिया साहड़ा निवासी थे. गुजरात के राजकोट के छोटे पाव भाजी व्यवसायी अपने पिता रतनलाल जाट के साथ रहकर होनहार युवा राजकुमार जाट यूपीएससी की तैयारी कर रहा था. अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसकी हत्या एवं षड्यंत्र के तहत की गई, जिसके केवल उसका परिवार बल्कि पूरा समाज शोक और दुख में है. जानकारों के माध्यम से घटना की जानकारी के कुछ बिंदु मैं आपको बताना चाह रहा हूं. सरकार से क्या चाहते हैं? अत्यंत गंभीर मामला है, अत्यंत गंभीर मामला है. 2 मार्च मैं ये कह रही हूँ, बोलिए, लेकिन केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं? के साथ में मंदिर जा रहा था. वो गोंडल के पूर्व विधायक के बंगले के पास कुछ लोगों ने जबरन रोककर बंगले के अंदर ले गए और 10-15 लोगों ने राजकुमार के साथ देर में से मारपीट की. 3 मार्च को राजकुमार कमरे से सोने चला गया, लेकिन अगली सुबह वो लापता था. उसके पिता स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली. 4 मार्च को 2025 को राजकुमार का शव गोंडल से 55 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा के एक सड़क पर मिला. पुलिस ने इसको हिट एंड रन का मामला बताकर शव को राजकोट के सिविल अस्पताल में भेज दिया, लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद भी उसके पिता को घटना की सूचना नहीं दी गई. मेरी आपके माध्यम से मांग है कि ये अति संवेदनशील मामला है. माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के गृह राज्य की घटना है. आप गुजरात सरकार के निर्देशित कर इस
गंभीर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की अनुशंसा मंगवाए ताकि मामला निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। Honorable Speaker, sir, the service of BSNL, a company operating under the union government, is very poor, especially in R2 under my constituency. The signal is not clear in places like Kolamedu, Paitur, Vadapadi Talk, Kallakurichi, Dyagadurgam, Rishivandiyam, Sangarapuram, Kalurayan Hills, Thirumanur, Chendarapatti and Pachamalai. And the same situation is happening in many places across the country. Will the union government have any idea to rectify this immediately? Thank you. Tamil Nadu Poradum, Tamil Nadu Vellum. माननीय सदस्य श्री नवीन जिंदल जी। I stand before this august house to raise a matter of utmost importance: the urgent need to establish an Indian Institute of Technology in Haryana. At the outset, I would like to express my heartfelt gratitude to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the Honorable Minister of Education Shri Dharmendra Pradhan ji for their visionary leadership in revolutionizing India's education sector. Over the past 10 years, the total number of students in 23 IITs has more than doubled from 65,000 students to 1,35,000 students, empowering lakhs of young minds to contribute to India's technological advancement. Madam, however, Haryana, a state that has contributed immensely to the nation's progress, from feeding the country as its breadbasket to producing Olympians and soldiers who safeguard our borders, it still lacks an IIT. While Haryana proudly hosts premier institutes like AIIMS, Rewari and IIM in Rohtak, there is no IIT in the state. This is despite Haryana's rich legacy of academic excellence and its strategic location as an industrial and agricultural powerhouse. Madam, Dharam Kshetra Kurukshetra is land of Bhagavad Gita, land of immense historical, cultural and educational significance. It stands as the ideal location for this IIT. The city already has the infrastructure to support a world-class institution. Therefore, an IIT in Kurukshetra would unlock opportunities for rural and Tier 2 city youth who often face barriers to accessing top-tier education. Madam, I have personally discussed the matter with the Honorable Chief Minister of Haryana, who has wholeheartedly supported this proposal. The state government is fully prepared to provide the requisite land and has already written to the Ministry of Education for the establishment of IIT at Kurukshetra. Therefore, Madam, through you, I urge the Honorable Minister of Education to prioritize this request and take immediate steps to establish an IIT in Kurukshetra. Madam, turning this vision into a reality would benefit millions of aspiring students and contribute to the nation's development. Thank you. माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। माननीय। Honorable Chairperson, with your permission, I rise to present the 8th report of the Business Advisory Committee. Thank you. माननीय सदस्य श्री अमरा राम जी। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से, आपका विषय भी राज्य सरकार का विषय है, ऐसा संक्षिप्त में रखिए, संक्षिप्त में रखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश की सरकार दे रही है और वही रक्षक बक्षक अभी 2 मार्च 2025 को अलवर जिले के नौगांव क्षेत्र के रघुनाथगढ़ तेलियाबास गांव में पुलिस इमरान के घर में प्रवेश करती है सुबह 6 बजे, जबकि उसके आज तक उसके परिवार पे किसी पे कोई मुकदमा नहीं है और दरवाजा फांद कर अंदर जाती है। उसकी मिसेज उसका दरवाजा खोलती है। ये राज्य का विषय है, प्लीज। राज्य का है, लेकिन सरकार तो केंद्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और इस तरह से नवजात बच्ची 1-1.25 साल की को बूटू से कुचल दिया जाता है और सरकार वही पुलिस उनकी जांच करती है। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं होती। सभापति महोदय, आप तो
चेयर पे है। महिलाओं बच्चियां तो नवजात तो 1-1.25 साल की बूटों से बेड पे चढ़ के उसको जान ले ली गई है। उसके परिवार की दूसरी पुलिस से यहां से सीबीआई से जांच कराई जाए और परिवार को इससे ज्यादा नहीं हो सकता। भयभीत करने का काम जिस तरह से इमरान और उसके परिवार इलाके को किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा अफसोसजनक बात है। इस देश के संविधान और एकता के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। तो इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए और उस परिवार को मुआवजा दिया जाए और ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, भोजपुरी भाषा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अन्य जगहों पर 90 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इसकी जड़ें मगधी प्राकृत में भी है और इसका गहरा भाषाई और सांस्कृतिक महत्व है। यह भाषा नेपाल में मान्यता प्राप्त है, लेकिन भारत में अभी भी इसे संवैधानिक मान्यता मिलने का इंतजार है। हालांकि इसके शामिल होने से भारत की समावेशिता और मजबूत होगी और इसको बोलने वालों में अपनेपन की भावना बढ़ेगी। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में इसका उचित दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके इस भाषा को बोलने वाले लाखों लोगों को संवैधानिक ढांचे में प्रतिनिधित्व मिले और शामिल होने का गौरव प्राप्त हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरीश चंद्र मीणा जी। मैडम कैमरा तो चलाइए। आ रहा है, आपके पास कैमरा आ रहा है। आदरणीय मेघवाल साहब, जरा ध्यान से सुने, मैं जनहित का मुद्दा उठा रहा हूं। धन्यवाद मैडम, जो आपने मुझे राजस्थान में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन के विषय में बोलने का मौका दिया। मैडम, खान विभाग का कमेटी का मैं लोकसभा की कमेटी का सदस्य भी हूं। उस सदस्य होने के नाते और राजस्थान का निवासी होने के नाते मैं जनहित का मुद्दा उठा रहा हूं। माननीय सदस्य, लेकिन ये भी राज्य सरकार का विषय है। खनन माइंस मतलब कमेटी का सदस्य। मैडम, मैं इस कमेटी का सदस्य हूँ। आप रखिए केंद्र सरकार से नहीं केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं? अरे आप रखिए ना, रखिए। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। मैडम, मैं आज अपने राज्य राजस्थान में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में प्राकृतिक रूप से 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 का व्यावसायिक रूप से खनन किया जाता है। भारत में सबसे अधिक खनन पट्टे राजस्थान में हैं। हालांकि वहां अवैध खनन की खबर भी निरंतर आती रहती है। मैडम, सीएजी की रिपोर्ट 2022 के मुताबिक, माननीय सदस्य संक्षेप में रखिए अपना विषय प्लीज। कहा गया है कि पिछले वर्षों के राजस्थान में पिछले वर्षों के मुताबिक उससे 170 गुना ज्यादा अवैध खनन हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट है, ये सीएजी की रिपोर्ट है। श्री के.ई. प्रकाश जी। मैडम, सरकार आपके साथ। मैडम, खान विभाग ने मैडम हम क्या करते हैं, खान विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ 50,000 मुकदमे दर्ज किए हैं। 50,000 मुकदमे दर्ज किए। कंप्लीट करिए माननीय सदस्य। चाहता हूँ मैडम। माननीय सदस्य श्री के.ई. प्रकाश जी। हो गया। माननीय सदस्य कहाँ है नहीं क्या ये वाले? अच्छा करिए ना, कंप्लीट तो करिए। आप कर कहाँ रहे हैं? आप जल्दी बोलिए। मैडम, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि हमारा युवा भ्रमित हो रहा है, नौकरी के अभाव में अवैध खनन में जा रहा है। अपराध मेरा विषय है ना, मेरे क्षेत्र में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी बनास बहती है। आप रखिए मैडम, वहाँ पूरी जमीनी जो कृषि और जमीन की पथरीली हो गई अवैध खनन के चक्कर में। नहीं मैडम, कुछ नहीं। खनन माफिया के.ई. प्रकाश जी, आप बोलिए।
சபாநாயகர் அவர்களே, और लोगों को इस अवैध खनन को रोकें। धन्यवाद मैडम। மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, எனது ஈரோடு நாடாளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட தாராபுரம், காங்கயம், மொடக்குறிச்சி, ஈரோடு கிழக்கு, ஈரோடு மேற்கு, குமராபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதி மற்றும் சென்னிமலை பகுதிகளில் தெருநாய்கள் மற்றும் நோய்வாய்ப்பட்ட வெறிநாய்கள் மற்றும் காணப்படுவதால் பொதுமக்கள் மிகவும் அச்சத்திற்குள்ளாகியுள்ளனர். இதில் கிராமப்புறங்களில் விவசாயிகள் கடும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளார்கள். இவருடைய வளர்ப்பு பிராணியான ஆடு, மாடு, கோழிகள் மற்றும் நோய்வாய்ப்பட்ட வெறிநாய்களின் தாக்குதலால் அவ்வகை பிராணிகள் இறப்புக்குள்ளாகி விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. வீட்டில் வளர்க்கும் நாய்களில் நோய்வாய்ப்பட்டு அது வெறிநாயாக மாறும்போது குழந்தைகள் பாதிப்புக்குள்ளாகி உயிரிழப்பு ஏற்படுகிறது. இதனால் ஒன்றிய அரசு நோய்வாய்ப்பட்ட நாய்களின் தாக்குதலுக்குட்பட்ட பிராணிகளுக்கு கணக்கெடுப்பு நடத்தி ஒன்றிய அரசு விவசாயிகளுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க வேண்டுகிறேன். அதே சமயம் நோய்வாய்ப்பட்ட நாய்களை கட்டுப்படுத்த ஒன்றிய அரசு சட்டம் திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும். மக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நோய்வாய்ப்பட்ட பாதுகாப்பற்ற வெறிநாய்களை கட்டுப்படுத்த ப்ளூ கிராஸ் அமைப்பு மற்றும் அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்டு ஆஃப் இந்தியா எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் என்ன என்று தெளிவுபடுத்த வேண்டும். அதேபோல வரும் காலங்களில் பாதிப்பு ஏற்படும் போது விவசாயிகளுக்கு பொருளாதார இழப்பு ஏற்படாத வகையில் வீட்டு வளர்ப்பு பிராணிகளுக்கு ஆடு, மாடு, கோழி போன்றவைகளுக்கு ஒன்றிய அரசு உயிர் காப்பீடு செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு மூலமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். தமிழ்நாடு போராடும், தமிழ்நாடு வெல்லும். माननीय सदस्य श्री YS अविनाश रेड्डी जी। Thank you, madam. I would like to draw the attention of the House about the decision of the government to relocate the headquarters of Andhra Pragati Gramina Bank from Kadapa to Amravati. Madam, Andhra Pragati Gramina Bank, established in the year 2006 at Kadapa as head office, manages business volume of 46,000 crores with nearly 3,000 staff members. It plays a crucial role in financial inclusion of rural and underserved communities, making it one of the largest RRBs in India. APGB has a wide network of 551 branches spread over 10 districts of Rayalaseema backward region, namely Anantapuram, Satyasai district, Annamaya district, YSR Kadapa district, Kurnool, Nandyal, Tirupati, Nellore, Bapatla and Prakasham districts of Andhra Pradesh. Madam, the government's decision of shifting the head office to Amravati will increase operational expenses, reduce accessibility and alienate rural customers. The central location of the headquarters of this bank at Kadapa within its operational area is more conducive to fulfilling the bank's mandate. In view of the inconvenience and possible financial loss, on behalf of our backward area of Rayalaseema region people, we strongly urge the government not to shift the headquarters of Andhra Pragati Gramina Bank from Kadapa, madam. Thank you. माननीय सदस्य श्री विजय बघेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। वैसे तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री जी के विशेष प्रयास से जन जन तक स्वास्थ्य की योजनाएं पहुंच रही है, दूरस्थ स्थल तक पहुंच रही है। कुछ विशेष सुविधा मेरे क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत मिले, ये अनुरोध मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं। दुर्ग जिला चिकित्सालय में जच्चा बच्चा वार्ड का एक्सटेंशन भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतई को आयुष्मान भारत योजना के तहत नवीन भवन तथा दुर्ग बेमेतरा जिला के ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र जो आयुष्मान भारत योजना के लाभ से वंचित है, उन्हें इस योजना में सम्मिलित कर लाभ प्रदान किए जाने का अनुरोध पुनः आपके माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजीव राय जी। धन्यवाद मैडम। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के उस इलाके से आता हूं
जहां सबसे ज्यादा लोग सेना में हैं और पैरामिलिट्री में और सबसे ज्यादा शहीद भी हैं। मैडम, आज भी आप हमारे यहाँ सुबह सड़कों से निकलेंगी तो देखेंगे कि सड़कों के दोनों तरफ नौजवान इस उम्मीद में दौड़ लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं उनकी भर्ती हो जाएगी। हालांकि आपने उन अरमानों का गला घोट दिया सरकार ने, जो पूरी जिंदगी सेना को, देश को न्यौछावर करना चाहते थे अग्निवीर लाकर, जिसको हम जब मौका मिलेगा बंद करेंगे ही करेंगे। तब तक मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि हमारे यहाँ मैडम कोई उद्योग धंधा नहीं है, कोई रोजगार के साधन नहीं है। हमारे यहाँ जो किसान भी है छोटे छोटे हैं, हमारे यहाँ किसानों की हालत मजदूरों से भी बदतर है। उन घरों के बच्चे, मऊ के, बलिया के, आसपास के पूर्वांचल के घरों के बच्चे इस उम्मीद में रहते हैं कि सेना में या पैरामिलिट्री में नौकरी लग जाएगी तो शायद उनकी जिंदगी भी पटरी पर आ जाएगी और देश की सेवा भी कर पाएंगे। समस्या यह है कि एक तो ऑलरेडी बहुत गरीबी है, हमारे यहाँ से भर्ती कैंप, भर्ती केंद्र है बहुत दूर है और सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला इलाका है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मऊ में सेना और पैरामिलिट्री के भर्ती के कैंप और उनकी भर्तियों से पहले ट्रेनिंग देना शुरू कर दे, जिसमें टेक्निकल जानकारी के अभाव में, मेडिकल जानकारी के अभाव में बहुत सारे छट जाते हैं। तो चूंकि जो उद्योग नहीं है, बेरोजगारी है, कोई माँ के पेट से अपराधी पैदा होकर नहीं आता मैडम। जो अपराध की संख्या बढ़ी है, बेरोजगार होते हैं, कोई साधन नहीं होते हैं, तो ऐसे नौजवानों को भर्ती करके देश में सेवा करने का मौका दिया जाए। मऊ में भर्ती का केंद्र खोला जाए और भर्ती से पहले प्री जो ट्रेनिंग होती है मेडिकल की और टेक्निकल की देने की कृपा करें, जिससे बेरोजगारी की भी समस्या दूर होगी, देश की सेवा भी दूर होगी। और पुनः दोहराता हूं, अपने लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि जब भी मौका मिलेगा अग्निवीर को खत्म कर पूरी जिंदगी आपको सेवा का मौका दिया जाएगा। माननीय सदस्यगणों, अब मैं शून्यकाल की कल की सूची ले रही हूं। समय की कमी है, इसलिए आप सभी से आग्रह है कि केवल एक मिनट में अपनी बात रखें ताकि सभी माननीय सदस्यों को मौका मिल सके। माननीय सदस्य श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी। धन्यवाद सभापति महोदया। सिरपुर 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच दक्षिण कोसल साम्राज्य की राजधानी था और इसका ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है। यहाँ स्थित लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर, गंधेश्वर महादेव मंदिर, बौद्ध विहार और जैन विहार जैसी संरचनाएं उस समय की अद्वितीय वास्तुकला को प्रदर्शित करती हैं। सिरपुर में किए गए उत्खनन में 12 बौद्ध विहार, 1 जैन विहार, बुद्ध और महावीर की मूर्तियां, शिव और विष्णु मंदिर, भूमिगत अन्न भंडार और स्नानघर जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएं सामने आई हैं, जो इसके सांस्कृतिक और धार्मिक समृद्धि को दर्शाती है। विशेष रूप से सिरपुर की तारा की मूर्ति कला और शिल्प की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि यह भगवान राम के बेटे कुश की राजधानी थी। महोदया, जिनका इतिहास नहीं होता और जिन्हें अपने इतिहास पर गर्व नहीं होता, उनका वर्तमान भी नहीं होता। यह पंक्ति सिरपुर के ऐतिहासिक महत्व को और भी गहरा बनाती है, क्योंकि यह स्थल भारतीय इतिहास और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इसका संरक्षण न केवल छत्तीसगढ़ अपितु संपूर्ण राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को विश्व पटल पर संपूर्ण राष्ट्र को गौरवान्वित करेगा। माननीय सदस्य श्री इसलिए मेरा प्रश्न माननीय संस्कृति मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह है, क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार छत्तीसगढ़ सरकार सिरपुर के उत्खनन, संरक्षण और ऐतिहासिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना बना रही है? साथ ही क्या सिरपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करने की सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है? श्री उत्पल रमन सिंह जी। बहुत बढ़िया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान प्रयागराज के औद्योगिक क्षेत्र नैनी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बसाया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने उसको बसाया था, जहां मशीनों की घनघनाहट से पूरा औद्योगिक क्षेत्र गुंजायमान रहता था। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां आईटीआई में 5000 लोग कार्यरत थे, बीपीसीएल में 600 कर्मचारी, टीएसएल में 1500 कर्मचारी, हिंदुस्तान केबल में 900 कर्मचारी कार्यरत थे। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां रेमंड सिंथेटिक्स में 4000 कर्मचारी, यूनिवर्सल टायर में 400 कर्मचारी, डेज मेडिकल में 450 कर्मचारी, टीडब्ल्यू में 600 कर्मचारी और जीईसी में 700 नियमित कर्मचारी और स्वदेशी कॉटन मिल में 2200 कर्मचारी कार्यरत थे। आज सारी की सारी कंपनियां
बंद पड़ी हुई हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि 16,000 नियमित कर्मचारी थे परोक्ष रूप से और 6,000 मजदूर कार्यरत थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, इतनी महिमा और गुणगान किया गया प्रयागराज का, लेकिन नैनी औद्योगिक क्षेत्र की ओर जहां देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था इसके पुनरुद्धार के लिए, लेकिन आज सारी की सारी कंपनियां जिनका मैंने नाम लिया है, आज वहां पर सीआर बोल रहे हैं, सारी कंपनियां बंद हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, अपील करूंगा कि नैनी औद्योगिक क्षेत्र को चलाने की ओर ध्यान दे और सरकार से कहूंगा अगर ये नैनी औद्योगिक क्षेत्र चल गया तो पूरे प्रयागराज की जो समस्या है, जो हमारी समस्या है नौकरी की, वो दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी। हाँ, शुक्रिया मैम। महानंदा बेसिन के लिए मैं रिक्वेस्ट करने के लिए खड़ा हूँ। ये मसला मैंने कई मर्तबा उठाया। हर साल हमारे हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो जाते हैं, घरें बर्बाद हो जाती, गांव बह जाते हैं। मेरी आपके माध्यम से आग्रह, खास करके महानंदा, कनकई, मेची, डॉक, परमान नदी के किनारे तटबंध होना चाहिए। और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि फ्लो जहां तक है, फ्लो के 10 मीटर के अंदर अंदर तक ज्यादा जमीन ना लेते हुए, क्योंकि वहां जमीन की किल्लत है मैम, 10 मीटर के दूर तक आप कंक्रीट वॉल बनवाएं या नहीं तो बोल्डर पिचिंग कराएं। और एनुअल ड्रेजिंग जरूरी है, नहीं तो वो बहाव ज्यादा हो जाता है तो वो ओवर स्पिल कर जाएगा और लेक्स बनेंगे जिसके वजह से नुकसान होगा। इसके अलावा मैम जो सीमांचल फ्लड टास्क फोर्स बनाना जरूरी है, क्योंकि ये लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों को इफेक्ट करता है मैम। और वाटर क्राइसिस हेल्पलाइन होना चाहिए। और दूसरा ये है धन्यवाद, जो एनएमडी से रोक है, खास करके एमयू जमीन, उसको क्लियर करना चाहिए मैम। मनसुख भाई। थैंक यू जी भाई जी। वेरी गुड। है नहीं क्या? नहीं। माननीय सदस्य नामदेव किरसान जी। सभापति महोदया, मनरेगा का श्रमिकों को जो पेमेंट है उनका मजदूरी मेरे संसदीय क्षेत्र में गढ़चिरौली चूरू में अभी तक मिला नहीं। 4-4, 6-6 महीना हो गया उन्होंने मजदूरी की, लेकिन अभी तक उनका पेमेंट या भुगतान हुआ नहीं। सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा श्रमिकों के लिए राज्यों को 6,434 करोड़ रुपए बकाया भी है। वह बकाया 6,434 करोड़ रुपया ये केंद्र सरकार राज्यों को दे और जल्द से जल्द इस मनरेगा में एमआरईएस में जिन श्रमिकों ने काम किया है उनका भुगतान जल्द से जल्द करे। उसी तरह किसानों ने खेतों में कुआं खोदे इस योजना के अंतर्गत, उसके भी पैसे अभी तक मिले नहीं है, उसका भी पैसा भुगतान जल्द से जल्द किए करना चाहिए। और वो केंद्र सरकार राज्यों को अगर ये रकम देगी तो उसका पेमेंट होगा। तो मेरी मांग यही है कि ये करे। और जिस तरह से 100 दिन का उनको रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ 50 दिन औसताना मिलता है, तो पूरे 100 दिन का उनको रोजगार मिले, यही मेरी मांग है। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका ध्यान अभी कर्नाटक में जो 4% मुसलमानों को आरक्षण मिला है कॉन्ट्रैक्टरी में, अभी तक तो एजुकेशन में उनको रिजर्वेशन मिलता था, कहीं नौकरी में रिजर्वेशन बैकडोर से देने की बात आती थी, अब उनको जो है जो ठेकेदारी है उसमें भी उनको आरक्षण मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदया इस देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1919 में जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और 1921 में असहयोग आंदोलन बंद हुआ उसके खिलाफ, तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया। 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके संवित सरकार बनाई और अलग से उनके लिए वोटर कार्ड हो, अलग से उनका अधिकार हो,
इस आधार को बढ़ाते हुए इस देश का बंटवारा कर दिया। ये फैक्ट है कि इस देश का धर्म के आधार पर 1947 में बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया। आज जो सिचुएशन है ये जातिगत जनगणना के नाम पर, मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर, यही कर्नाटक में उन्होंने किया था। ये बैकडोर से ओबीसी का रिजर्वेशन काटकर, क्योंकि अभी तेलंगाना में जो हुआ है सोरोस के साथ और जर्मनी के एक्सपर्ट के साथ मिलकर उस कमेटी में वो लोग सदस्य थे और उसमें जो है वो ओबीसी में मुस्लिम को जोड़ने की बात करते हैं, ओबीसी का अधिकार खत्म करने की बात करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने 1921 और 1937 में किया वही काम ये फिर से करना चाहते हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में केवल मुसलमान की वोट बैंक के लिए उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, भारत के ताने बाने को तहस नहस करना चाहते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और जो 27 कहता है कि इस देश में रिलीजन के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कानून बनाइए और अपोजिशन का जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है इसको खत्म करिए और मुसलमानों को बैकडोर से कोई एंट्री नहीं दीजिए। माननीय सदस्य श्री तेजस्वी सूर्या जी। has raised a very important and serious issue. We will communicate his feeling to the concerned ministry. माननीय सदस्य श्री तेजस्वी सूर्या जी, आप मैडम एक मिनट। मैडम इसी से हम एसोसिएट करते हैं और 30 सेकेंड। मैडम, a state should be secular in nature, but through this 4% Muslim reservation, the Congress government in Karnataka is incentivizing religious conversion into Islam, and a secular state cannot take such measures. Madam, इतना ही नहीं, मैडम सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड पीएफआई एंड केएफडी, और जो बेकार बैठे हैं पीएफआई के केएफडी के लोग उनको इस कॉन्ट्रैक्ट से काम देने के लिए कांग्रेस सरकार ने ये काम कर रहे हैं। दिस शुड बी रोल्ड बैक, इसके खिलाफ कानून लेकर आना है। मैडम माननीय सदस्य एडवोकेट फ्रांसिस जी। फ्रांसिस जॉर्ज। माननीय सदस्य फ्रांसिस जॉर्ज जी। Madam, please. Madam, I would like to, Madam Chairperson, I am raising an important, please. Please. Madam, I am raising an important issue concerning the expatriate population of Kerala. Madam, the Air India has announced the stoppage of Kochi-London direct flight effective from March 28. Madam, this service is a vital connection consistently operating at full capacity and serving as a crucial link for families, students and workers, particularly between Kerala and the United Kingdom. Madam, as if on cue, the Air India Express has also announced the cancellation of an important route, Dehradun-Tirunelveli and Kochi-Delhi for the summer season. These suspensions will further aggravate the challenges faced by the Kerala's large expatriate population, particularly in the Gulf, and disrupt the travel plans of many returning home during this critical period. Madam, the airlines, they raise the airfares, very unreasonably during this festival and holiday season. Madam, I request the government to give immediate direction to Air India and to Air India Express not to cancel these flights, and also to form an airfare regulatory authority so that this fleecing by the airlines of ordinary travelers, especially Kerala bound, can be stopped. Madam, I request the urgent intervention of the Civil Aviation Ministry to restore these flights and also to form an airfare regulatory authority to help the passengers all over the country, sir. Madam, thank you. माननीय सदस्य श्री श्रेयस एम पटेल जी। Madam, mic.
हाँ इधर चालो इधर चालो। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर मैडम। I need to highlight pressing issues in my constituency which need urgent attention from the Forest Department about the human and animal conflict, madam. In just 1 month, 4 people have lost their lives in Harelli, Bikodu Hobli due to elephant attacks. The situation is out of control in Beluru, Sakleshpur and Alur taluks. Families are grieving, farmers are scared and the livelihoods are at risk, madam. In past 25 years, around 82 lives have been lost. Farmers are not, no more they are growing paddies. The coffee plantation has been destroyed. The workers have lost their life, lost their wages due to fear of their lives, madam. The elephant population is now around 80 in my region. Removing them from one place to is the only temporary relief, madam. We need a permanent solution. I urge the ministry through you, madam, to create a dedicated elephant corridor grant for Sakleshpur and Belur taluks, creating ideal habitat to the elephants that they won't enter the villages again, madam. The most importantly, I request a dedicated fund under NDRF for Hassan district to compensate the families who are affected, died from the elephant attacks, madam. This is a crisis. The people of Hassan are tired of living in the fear. We request to action to madam. This is my humble request. Kindly to take the attention from the Forest Department, madam. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री असित कुमार मल जी। Thank you, madam, for giving me opportunity. I would like to draw your kind attention to the fact that each and every state of India gets money for Awas Yojana, but only West Bengal is deprived of the funds of Awas Yojana for several years. The Honorable Chief Minister of West Bengal has given rupees 60,000 rupees per beneficiary at first installment. Total 12 lakhs beneficiary for Awas Yojana, I think Banglabadi. You will be glad to know that recently in the budget session, Honorable Chief Minister Mamata Banerjee has allotted funds for more 16 lakhs Awas Yojana beneficiary. Besides, the West Bengal government has already paid the wages of 28 lakhs 100 days job workers. If the central government would pay these funds, then the West Bengal government could give more effective service to the poor people of West Bengal. I therefore want to request that let me, Honorable Prime Minister, allot funds for Awas Yojana and 100 days job for West Bengal. Thank you. माननीय सदस्य श्री ब्रजेंद्र सिंह ओला जी। कैमरा मैडम कैमरा प्लीज। सभापति महोदय, कैमरा एक ही तरफ घूम रहा है मैडम उधर। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पंजाब में सतलुज और उसकी सहायक नदियों में बहुत ही प्रदूषित और शहरों का अपशिष्ट उसमें प्रवाहित किया जा रहा है और ये नहरें राजस्थान में आती हैं। इंदिरा गांधी नहर, गंग कैनाल और सर हिंद फीडर। सभापति महोदय, इन हमारे राजस्थान में लगभग 13 जिलों में इन नहरों का से पीने का पानी भी पहुंचता है। हम राजस्थान सरकार, जब हमारी सरकार थी, हम एनजीटी में गए और एनजीटी ने आदेश पारित किया कि ये प्रदूषण कम किया जाए। एक लुधियाना से बुड्ढा नाला निकलता है जिसको पहले बुड्ढा दरिया बोलते थे, उससे सारा लुधियाना की फैक्ट्रियों का और जो भी सीवरेज का पानी इस सतलुज इनके माध्यम से हरीके बैराज से राजस्थान में आता है और उससे हजारों लोग कैंसर से ग्रसित होते हैं। एक ट्रेन जो आती है पंजाब से और हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ से, उसको कहते ही कैंसर स्पेशल ट्रेन कहते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि 650 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर भी हो चुके हैं और इन नदियों में जो प्रदूषित अपशिष्ट आता है शहरों का और औद्योगिक इकाइयों का, उसको रोक के इस पानी को शुद्ध करके और राजस्थान की नहरों में प्रवाहित किया जाए जिससे लोग बीमारी से ग्रसित नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य श्री संजय हरिभाव जाधव जी। सभापति महोदय धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि घर घर पानी देने की बात।
लेकिन मेरे राज्य में जो राज्य के मंत्री थे, जिन्होंने जो 3 गांव में 165 गांव की पानी पुरवठा योजना बनाई, जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक परतूर विधानसभा क्षेत्र है और दूसरी मेरे गंगाखेड़ विधानसभा क्षेत्र में पालम तहसील है, उसके अंदर 76 गांव की यंत्रणा पानी पुरवठा योजना बनाई। लेकिन आज तक 5 साल हो गए, अभी भी उस गांव में मैक्सिमम गांव में पानी नहीं आता। मैं मोदी जी ने एक तरफ घोषणा की और उनके पार्टी से लगे कुछ मिनिस्टर लोग 5-5 साल होने के बाद भी केंद्र सरकार का निधि होने के बावजूद लोगों का अभी तक भी पानी नहीं पुराते। मैं आपके माध्यम से सरकार का इस विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और जो पानी लोगों को अभी भी नहीं मिल रहा है, इसके पीछे कौन है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दिलीप सीकिया जी। थैंक यू मैडम चेयरपर्सन। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के सदन के सामने खड़ा हूं। संवाद माध्यम हमारे गणतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। आज पूरे देश में ऐसे संवाद माध्यम का एक बड़ा डिजिटल पोर्टल न्यूज चैनल, हजारों ऐसे पोर्टल न्यूज चैनल अपने व्यावसायिक कारणों के कारण इस देश में खोल रहा है। इस ऐसे कुछ चैनलों के द्वारा कुछ झूठी खबरें, कुछ फेक नैरेटिव फैला रहा है, जो देश के लिए भी खतरे का एक घंटी बज रहा है। और ऐसे कुछ चैनल है जिन्होंने व्यक्तिगत आक्रमण भी करते हैं और कुछ राजनीतिक नेता को भी आक्रमण का लक्ष्य बनाता है, सांस्कृतिक सामाजिक नेताओं को आक्रमण का लक्ष्य बनाता है। तो जिसके कारण ऐसे काफी सारी घटनाएं सामने आई हैं, जो ऐसे कुछ लोग आत्महत्या तक करने का मजबूर हुआ है। इसीलिए मैं भारत सरकार से विनम्रता से आह्वान करता हूं, ऐसे कुछ पोर्टल डिजिटल न्यूज चैनल को संचालन करना, उनको लाइसेंसिंग देने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का स्थापन किया जाए, ताकि उनके ऐसे कुछ न्यूज चैनल पर, पोर्टल डिजिटल न्यूज चैनल पर अंकुश लगा सके। ऐसे हमारा मांग है भारत सरकार से। इसको ध्यान से, इसको गुरुत्व दे करके इस काम को करना चाहिए भारत सरकार। धन्यवाद मैडम जी। माननीय सदस्य श्री बलवंत बसवंत वानखेड़े जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कैमरा घुमाओ। महाबोधि विहार के लिए मुक्ति के आंदोलन के लिए काफी दिनों से आंदोलन चल रहा है अध्यक्ष महोदय। बौद्ध समाज महाबोधि महाविहार के बुद्ध गया की मुक्ति के लिए बड़ा कदम उठाया उन्होंने। इसमें से बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने और महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के हाथों में सौंपना, ये उनकी मांग है अध्यक्ष महोदय। मेरी मांग यह है कि बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म हो, बीटीएमसी के सभी मेंबर बौद्ध हो और अनशन पर बैठे हैं जो भिक्षु है, उन पर जो अन्याय हो रहा है वो काफी उन पर का अन्याय रोका जाए। और अध्यक्ष महोदय, मंदिर मस्जिद गुरुद्वार उनके ताबे में, उनके धर्मगुरु के ताबे में है, तो फिर बुद्ध गया बोधि महाविहार बुद्ध के ताबे में क्यों नहीं? अध्यक्ष महोदय, मैं तुम्हारे माध्यम से यही सरकार से विनंती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि केंद्र सरकार इसमें ध्यान दे और जल्द से जल्द कदम उठाए और बोधि महाविहार बुद्ध के हाथों में सौंपा जाए। माननीय सदस्य श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी। Thank you very much, Madam Chairperson, for allowing me to raise a very important matter regarding the parallel colleges in the state of Kerala and the GST imposed on the parallel colleges. Madam Chairperson, the parallel colleges in the state of Kerala is contributing exemplary service in the field of higher education. Those students who are not getting an opportunity to get an admission in the regular colleges, they are having an option to approach the parallel college and they can continue the higher studies. So the wonderful and exemplary coaching is being provided to the students by the parallel colleges. But now unfortunately the parallel colleges are following the curriculum directed by or as guided by the university and the government colleges and aided colleges. The curriculum and the syllabus is same as that of the government and aided colleges. But unfortunately now the KGST department, the GST department of the Kerala state
now has given a circular and order that it is being classified, the parallel colleges are classified as commercial coaching centers. It will not come, the parallel colleges will not come within the purview of the commercial coaching centers, and thereby GST is imposed on these parallel colleges. Madam Chairperson, what would be the effect? The effect will be, it will be directly hitting the poor students. The parallel colleges have to give additional or to enhance the fees. So it is indirectly affecting, more burden will be on the shoulders of the poor students and their guardian. So it is not a commercial coaching center. Classifying it as a commercial coaching center is not fair and right and legal. Madam Chairperson, I was also a teacher, I was also a lecturer in the parallel colleges. I know it very well. So I urge upon the government of India to withdraw the GST on parallel colleges which are being well run in the state of Kerala. Thereby the poor students will be protected. Thank you very much, sir. माननीय सदस्य श्रीमती प्रतिमा मंडल जी. Thank you, Madam, for allowing me to speak on 0 hour. Madam, I would like to draw the attention of this House regarding a matter of public importance. Madam, Joynagar 2 block and Kultoli both falls under my parliamentary constituency, which are completely rural area. The total population of the said area is more than 5 lakhs. The people are being deprived from availing the railway facility since independence. The total distance from the last station from Joynagar to Moipit is around 50 kilometers. So students have no option but to shift to other location for their higher studies. So I would like to request the Honorable Railway Minister to introduce a new railway line project from Joynagar to Moipit via Jamtala for the greater interest of the thousands and lakhs of people of this local area. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश भूपाल सिंह जी. धन्यवाद सभापती महोदय. आपल्या माध्यमातून माझ्या मतदारसंघातील अतिशय गंभीर विषयाकडे देशाचे गृहमंत्री सन्माननीय अमित शहाजींचं लक्ष मला वेधायचंय. सभापती महोदया, एमडी ड्रग्ज नावाचा अंमली पदार्थ त्या ठिकाणी माझ्या मतदारसंघातील तुळजापूर आणि विशेष करून परंडा या ठिकाणी विकला जातोय. सगळ्यात पहिल्यांदा 14 फेब्रुवारीला पहिल्यांदा हे ड्रग सापडलं. त्याच्यानंतर 4 मार्चला दुसऱ्यांदा हे ड्रग त्या ठिकाणी विक्री करताना सापडलं. सभापती महोदया, त्याच्यानंतर काही आरोपींना अटक केलं गेलंय आणि अटक केल्याच्या नंतर त्या तपासात जी माहिती त्या ठिकाणी उघड होते ती अतिशय धक्कादायक आहे. मागच्या 2-3 वर्षापासून याची विक्री चालू आहे आणि त्या जी महिला ही रॅकेट चालवते तिचा अकाउंट तपासल्याच्या नंतर जवळपास 5 कोटी रुपये त्या एकाच अकाउंटवर त्या ठिकाणी जमा झालेले आहेत. काही सोनं त्या ठिकाणी हस्तगत केलंय. सभापती महोदय, माझं एवढंच मागणी आहे, विनंती आहे की 2-3 वर्षापासून नेमकं कोणाच्या आशीर्वादानं हे त्या ठिकाणी चालू होतं. स्थानिक पोलिसांचा त्या ठिकाणी याच्यात सहभाग होता आणि दुर्दैव असं आहे की ह्याचा तपास पहिल्यांदा हेड कॉन्स्टेबलकडे दिला गेला, त्यानंतर PSI कडे, त्यानंतर API कडे. मला वाटतं अशा गंभीर गोष्टीकडे अतिशय किरकोळ पद्धतीने त्या ठिकाणी बघितलं जातंय. मग मी राज्याचे गृहमंत्री त्याचबरोबर देशाच्या गृहमंत्री यांनाही विनंती केली, पत्र लिहिलंय, मागणी केली आहे की तरुण पिढीला या व्यसनापासून वाचवण्यासाठी हे जे ड्रग्स रॅकेट आहे ते उद्ध्वस्त करण्याच्या दृष्टीनं त्या ठिकाणी केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्युरो याच्या मार्फत याचा तपास त्या ठिकाणी झाला पाहिजे. त्याची पाळंमुळं त्या ठिकाणी खणून काढली पाहिजेत आणि तरुण पिढीला या ड्रग्सच्या व्यसनापासून वाचवण्यासाठी माझी विनंती आपल्या माध्यमातून गृहमंत्री महोदयांना की याचा तपास केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्युरोच्या माध्यमातून व्हावा आणि याच्यामध्ये जे कोणी सामील असतील त्यांना त्या ठिकाणी जेलच्या मध्ये घालायचं काम व्हावं. माननीय सदस्य श्री अमरिंदर सिंह राजा जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं आपका ध्यान पंजाब के एग्रीकल्चर बेस्ड जो राइस इंडस्ट्री है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं. पिछले 2-3 साल से जब किसान की फसल यानी कि अक्टूबर और नवंबर में किसान का धान आता है तो सरकार धान खरीदने के बाद उसके राइस शेलर के साथ एग्रीमेंट कर उनको धान शेलिंग के लिए देती है कि आपने इसको शेलिंग कर फिर आपने केंद्र सरकार FCI को देना है. तो पिछले
3 साल से क्या हो रहा है, जानबूझ के किसान और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को बंद करने के लिए, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो किसान का धान हमें नहीं उठाना पड़ेगा, उनको परेशान किया जा रहा है। हो क्या रहा है कि मार्च में जो हमारे राइस शेलर्स हैं, जो शेलिंग करते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, शेलिंग करके सरकार को चावल वापस दे देते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से राइस की मूवमेंट नहीं हो रही, जो स्पेशल्स हमें मिलती थी कि राइस वहां से शिफ्ट होता था गोडाउनों से और जगह बनती थी और हमारे राइस शेलर्स वाले शेलिंग करके वहां नया माल लगाते थे। अब वो 6-6 महीने 7-7 महीने डले हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर में आएगा। गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में उनको ब्रोकन ज्यादा हो जाता है, धान सूख जाता है और इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है। पिछले साल में कम से कम 400-500 राइस शेलर्स हमारे बंद हो गए हैं। मेरी मांग है कि कृपया राइस मूवमेंट यानी कि गोडाउन्स को खाली करने का जो काम है वो केंद्र सरकार करे, ताकि जो किसान की फसल भी उठा ली जाए और हमारी शेलर इंडस्ट्री, जो एक ही इंडस्ट्री हमारे पास जो बड़ी इंडस्ट्री है, वो भी किसी वजह से बंद ना हो पाए। धन्यवाद। सभा की कार्यवाही 2:15 तक के लिए स्थगित की जाती है।